नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य चांदली में। आज मैं कक्षा 12 का जो हिंदी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उसको करवाने जा रही हूँ और यह जो है ना 2020 में पूछा गया है प्रश्न और उसका टेस्ट सीरीज है। तो आप लोग चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। अब छात्र जीवन है, मेरा प्रिय पर्व है, शिक्षक दिवस है, स्वच्छ भारत अभियान है, तो ये सारे में से किसी एक पे आपको लिख देना है। तो मैं बता रही हूँ छात्र जीवन पर, बहुत सा आसान है। छात्र जीवन जो होता है ना, साधना और तपस्या का जीवन इसे कहा जाता है। यह काल, यह जो समय है, काल का मतलब होता है समय, यह समय एकाग्रचित्त होकर अध्ययन और ज्ञान चिंतन का है। इस समय में लोग अध्ययन और ज्ञान चिंतन करते हैं और यह समय सांसारिक भटकाव से स्वयं के दूर रखने का समय है। इस समय में अगर कोई सांसारिक भटकाव में चला गया तो फिर बात बिगड़ जाती है। छात्र के लिए यह जीवन अपने भावी जीवन को ठोस नींव प्रदान करने का सुनहरा अवसर है, अपॉर्चुनिटी होता है छात्र के लिए। और यह चरित्र निर्माण का समय है, यह अपने ज्ञान को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण समय है। छात्र जीवन 5 वर्ष की आयु से आरंभ हो जाता है। कब से? तो 5 वर्ष की आयु से। 5 वर्ष में नामांकन हो जाता है विद्यालय में और इस समय जिज्ञासाएं पनपने लगती है, अलग अलग जिज्ञासाएं आती है, ज्ञान पिपासा तीव्र हो उठती है उसके बाद, और बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेकर के ज्ञानार्जन के लिए उद्यत हो जाते हैं और उसे घर की दुनिया से बड़ा आकाश दिखाई देने लगता है। घर की दुनिया को छोड़ देता है और उसे अलग अलग नए नए चीजों से मुलाकात होती है, नए शिक्षक, नए सहपाठी, नए वातावरण मिलता है और यह बच्चा जो है यह समझने लगता है कि समाज क्या है और उसे समाज में किस तरह रहना चाहिए। विद्या अर्जन की चाह रखने वाला छात्र, जो छात्र मन में विश्वास रखता है ना कि मुझे विद्या अर्जन करना है, तो ऐसे छात्र जब विनम्रता को धारण करता है तब उसकी राहें आसान हो जाती है। स्टूडेंट को विनम्र होना चाहिए और विनम्र होकर के श्रद्धा भाव से वह क्या करेगा, गुरु के पास जाता है और गुरु उसे क्या करते हैं, सहर्ष विद्या दान देते हैं और उसे नीति ज्ञान एवं सामाजिक ज्ञान भी देते हैं। स्टूडेंट को चाहिए कि वह विद्या ज्ञान ही नहीं, नीति ज्ञान भी ले और सामाजिक ज्ञान भी ले। गणित की उलझने सुलझाते हैं, कौन सुलझाते हैं? तो गुरु, और उसके अंदर विज्ञान की समझ को विकसित करते हैं। इस तरह जो है ना छात्र जीवन सफलता और पूर्णता को प्राप्त करता हुआ क्या बन जाता है, प्रतिगामी बन जाता है। प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से दो अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। दो अवतरण है, दोनों को सप्रसंग व्याख्या करना है। कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मूल नहीं बल्कि निर्धनता को बढ़ावा रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। अब यह जो गद्यांश है लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथानक जूठक से लिया गया है और यह जो गद्यांश है ना, इस गद्यांश के द्वारा लेखक ने समाज में जो है ना कटाक्ष होता है समाज में, तो उसका वर्णन किया है। लेखक के परिवार द्वारा क्या होता है, कर्म किए जाने के बावजूद भी 2 जन की रोटी भी नसीब नहीं होती है। अब कर्म लोग करते हैं लेकिन उन्हें खाने का भी लाला पड़ता रहता है। यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि कर्म करते हैं लेकिन रोटी नसीब नहीं होती है। रोटी के बाद बात की कौन कहे, जूठन भी नसीब नहीं हो, बड़ी मुश्किल से मिलता है। और विद्यालय में हेडमास्टर जो है ना, वह क्या करते हैं, लेखक इसीलिए विद्यालय में हेडमास्टर भी पीड़ित करते हैं, इसीलिए लेखक ने क्या किया है, जूठन को उनका क्या है, तो उनका निवाला है, जूठन उनका निवाला है और लेखक अपनी आत्मकथा में समाज की क्रूरता का वर्णन कर रहे हैं, क्रूरता के बारे में बता रहे हैं अपनी आत्मकथा में। अब ख में कहा जा रहा है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो ये जो गद्यांश है सदानीरा पाठ से लिया गया है और एक तरफ मनुष्य जंगल काटे जा रहा है और क्या करता है, खेतों को, पशु पक्षियों आदि को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। नदियों पर बांध बनाकर उसको नष्ट किया जा रहा है और दूसरी तरफ क्या होता है, धर्मांध मानव जो है गंगा को मैया कहता है, कहते हैं मानव अंधा हो गया है धर्म के प्रति,
दूसरे तरफ गंगा मैया कहता है गंगा नदी को, और अपने घर की नाली जो है ना, नाली, कूड़ा करकट, पूजन सामग्री जो कि प्रदूषण को फैलाते हैं, गंगा नदी में प्रवाहित कर देता है। ऐसा होता है प्राय अक्सर कि पूजा पाठ से जो सामग्री आती है वो गंगा में प्रवाह किया जाना है। धर्मांध लोग ऐसा करते हैं। इस प्रकार दोनों इस प्रवृत्ति को नष्ट करने में लगे हुए हैं कि प्रदूषण क्या है, और इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं उनको। और कहा जा सकता है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस चीज को समझते हुए ऐसा कहा जा सकता है। गांव में है कि आज दिशाएं भी हंसती हैं और उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ये जो पंक्तियां हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता शोक गीत पुत्र वियोग से लिया गया है, और इनके माध्यम से कवित्री जो है यह कहना चाहती हैं कि असीम पुत्र प्रेम के व्यंजना के बारे में कहना चाहती हैं। और कवित्री जो है, कवित्री का पुत्र असमय उससे बिछुड़ जाता है, उसी बुछड़े हुए पुत्र को वियोग की वंदना इन पंक्तियों के माध्यम से प्रकट हो रहा है। कवित्री का पुत्र प्रेम जो है ना इतना प्रगाढ़ है कि वह पुत्र की प्राप्ति के लिए मिन्नतें तो मांगती हैं, पर वह मांगा हुआ पुत्र असमय मृत्यु प्राप्त हो जाता है। मिन्नतें मांग के पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन वह मर जाता है। कवित्री का हृदय इस दुख को सहन नहीं कर पाता और वह कहती हैं कि आज पूरे विश्व में उल्लास और खुशी या हर्ष का वातावरण है, लेकिन मेरा खिलौना क्या हुआ, छीन गया। आगे है, जादू टूटता है उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। ये जो पंक्तियां हैं यह शमशेर बहादुर सिंह की काव्यकृति उषा शीर्षक से ली गई है, और शमशेर बहादुर सिंह प्रभाववादी कवि हैं, आप लोग जानते ही हैं। और कवि ने अपने सूक्ष्म कल्पना शक्ति द्वारा प्रकृति की रूप का मानवीकरण करते हुए उषा की तुलना और वर्ण वाले झिलमिल जल से हिलते हुए अवतरित होने वाले नारी से किया है। किस तरह किया है कि शमशेर की कविता में क्या है, बिंब प्रयोग सटीक और सही हुआ है। कवि ने प्रकृति की सूक्ष्म रूपों का जो है ना मनोहारी और कल्पना युक्त क्या किया है, वर्णन किया है यहाँ पर, और प्राकृतिक बिंब द्वारा अपनी भावाभिव्यक्ति जो है ना, अपनी मन की अभिव्यक्ति को भावाभिव्यक्ति कहेंगे, तो प्राकृतिक बिंबों द्वारा अपनी मन की अभिव्यक्ति का मानवीकरण कर करके और वो क्या किए हैं, जगत को काव्य रस में आलिप्त किया है। और इनकी कविताओं में लय है और क्या है, संक्षिप्तता भी है। बिना समय गंवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए अपनी माता जी को एक पत्र लिखिए। आप जहां से पत्र लिख रहे हैं वहां का एड्रेस लिखिए, डेट लिख दीजिए, फिर आगे लिखिए कि पूजनीय माता जी सादर चरण स्पर्श, आपका पत्र मिला, आपकी कुशलता जानकर मुझे प्रसन्नता हुई, और आपने अपने पत्र में लिखा है कि मैं अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में आपको विस्तृत सूचना दूं। हर एक माँ बाप की इच्छा रहती है कि मेरे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, आप सूचना दीजिए। आगे है कि मेरी वार्षिक परीक्षा, अब आपकी वार्षिक परीक्षा कब से है, डेट लिख दीजिए। और उसके बाद है, मैं परीक्षा की तैयारी में बहुत मेहनत से लगा हुआ हूँ और मैंने अपने सारे विषयों की तैयारी कर ली है, मैंने सारी पुस्तकें पढ़ ली है और तैयार किए गए प्रश्नोत्तरों की पुनरावृत्ति कर ली। आप जो प्रश्नोत्तर तैयार किए हैं उसको क्या करें, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मैं एक एक पल का सदुपयोग कर रहा हूँ, मैं परीक्षा देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। अपने माँ को आप बता रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने वर्ग में प्रथम आऊंगा। फर्स्ट डिवीजन की आप कह रहे हैं अपने माँ को कि मैं प्रथम आऊंगा, और पिताजी को मेरा प्रणाम, और छोटों को क्या करेंगे, प्यार लिख देंगे, आपका पुत्र, अपना नाम यहाँ लिख देंगे। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नांकित प्रश्नों से किन्हीं 5 के उत्तर दें। आपको किसी 5 का प्रश्न का उत्तर देना है। मानव स्वयं को बासी और जानवर में भी बढ़कर क्यों कहता है। अब यहाँ है कि निम्न वर्गीय व्यक्ति के लिए क्या होता है, सबसे बड़ी उसकी समस्या आर्थिक समस्या। जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं ना, उनके लिए आर्थिक समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है, और वह मुन्नी के विवाह की चिंता के कारण ही युद्ध पड़ जाता है, तब जाकर के इसका निदान होता है। प्रश्न संख्या 2 है, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखते रहते हैं। तो बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी के सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। बिस्नी जो है मुन्नी की बेटी है, तो मुन्नी को सिपाही भाई की प्रतीक्षा है,
वे डाकिये से राह चिट्ठी आने की देखती है कि कब चिट्ठी आएगा, क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। माँ और बेटी किसी अनिष्ट की शंका के कारण चिट्ठी का इंतजार करते हैं कि कहीं कोई बुरा खबर न आ जाए। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? तो इस कहानी का केंद्रीय भाव है साहचर्यजनिक कालचित पर पड़े आकर्षण की पारस्परिकता में विश्वासपूर्ण दिव्य प्रेम के आविर्भाव का चित्रण। अब आप लोग सोचेंगे कि दिव्य प्रेम क्या होता है? तो दिव्य प्रेम साहचर्य जनित नैतिक अनुभूति है, और जिसमें इसके प्रदर्शन की नहीं, दिव्य प्रेम में प्रदर्शन को नहीं दिखाया जाता है, गोपनीय ढंग से जीने की अभिलाषा इसमें होती है। चौथा में पूछा जा रहा है कि जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों? तो हम में से अधिकांश व्यक्ति ज्यों-ज्यों बड़े होते जाते हैं ना, त्यों-त्यों ज्यादा भयभीत होते जाते हैं, और हम में से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप से भयभीत रहते हैं, और जहां भय है वहां मेधा नहीं है। प्रश्न संख्या 5 है कि धरती का क्षण से क्या आशा है? तो धरती का क्षण में आशा है कि सुबह हो रही है, सूर्य की लाली दिगंत में छा रही है, और प्रातः के बाद क्या होता है? भोर होता है। तो भोर शब्द का प्रयोग कबीर की वर्ण चेतना का परिचय देता है। प्रश्न संख्या 6 कि तुलसी सीता से कैसी सहायता चाहते हैं? यह प्रश्न है ना, पीछे भी पूछा गया है। तो तुलसी सीता से क्या कहते हैं? वचनों से ही सहायता मांगते हैं, अर्थात वाणी की सहायता मांगते हैं। वचन की सहायता अर्थात वाणी की सहायता। तो सीता माता से वे कहते हैं कि यदि प्रभु मेरा नाम दशा पूछे तो यह बता देना कि मैं दीनहीन निर्बल हूँ, और उन्हीं के नाम लेकर के अपना पेट भरता हूँ, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। छत्रसाल की तलवार कैसी है? वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो छत्रसाल की तीक्ष्ण धार वाली चमचमाती तलवार है, और वह जब म्यान से निकलती है ना, तो वह प्रलय सूर्य की तेज की किरण के समान लगती है, और उसके इस सिर छेदन के कार्य में ऐसा लगता था मानो वह भगवान इंद्र को मुंडमाल अर्पित कर उन्हें खुश करना चाहता हो। तो छत्रसाल की तलवार तो ऐसी है। आगे है कि माँ के लिए अपना मन समझना कब कठिन हो और क्यों है? तो माँ का हृदय जो होता है ना, बड़ा कोमल होता है। वह एक पुत्र को पाने के लिए तरह तरह की मिन्नतें मांगती हैं, और वह पुत्र प्रेम के कारण बेचैन सी हो जाती है। उसे लगता है कि बिछड़े हुए पुत्र के एक बार वह मिल लेती, पल भर के लिए प्यार कर लेती, परंतु यह सब नहीं हो पाता है। इसीलिए वह मन को समझा नहीं पाती है, और बेटा खोकर एक माँ का मन जो है ना, वह समझना कठिन हो जाता है। प्रातः काल का नव कैसा है? प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है। तो प्रातः काल का नव जो है ना, बिल्कुल नीले रात के समान स्वच्छ है, और उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। प्रातः काल की उस बेला में आकाश नीले राख सा लगता है। हरचरना के बारे में पूछा जा रहा है कि हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है? तो हरचरना जो है अधिनायक शीर्षक कविता में एक आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है, और राष्ट्रीय त्योहार जब होता है ना, तो राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के बाद जलसे में राष्ट्रगान को वह दोहराता है, और हरचरना की पहचान फटे पुराने कपड़े पहने एक गरीब छात्र के रूप में होती है। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नांकित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दें। आप किसी भी 3 का उत्तर दीजिए। पहले, कर्बक में कलक और कांच और कवन से क्या तात्पर्य है? तो कलंक से, कर्बक में कलंक से तात्पर्य है कवि ने एक आंख का होने को लेकर के है, और वह नक्षत्र के माध्यम से शुक्र की तरह उदित है। और कांच से क्या तात्पर्य है? तो कांच से तात्पर्य कच्ची धातु से है, जो तपने पर ही चिकना बनता है, और उससे मैल निकलता है। जैसे सोना तपने पर ही क्या होता है, जब सोना को तपाया जाता है तब कुंदन बनता है। पठित पदों के आधार पर तुलसीदास जी की भक्ति भावना का परिचय देने के लिए कहा जा रहा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर मान लो, अगर श्री रामचंद्र जी पूछे कि वह कौन है, तो मेरा नाम और दशा उन्हें बता देना। कैसे बताना? कि उनसे इतना ही सुन ले में मेरी सारी बिगड़ी बात बन जाएगी। मेरी दशा जान लिए ना, मेरा नाम जान लिए, तो मेरी सारी बात जो है ना वह बन जाएगी।
यदि दास जी को अपने इस प्रकार वचनों से ही सहायता कर दी तो तुलसीदास आपके स्वामी की गुनावली गाकर भवसागर से तर जाएंगे। ऐसा कह रहे हैं तुलसीदास जी। प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है? तो हमें यह मानकर चलना चाहिए कि विश्व में पहले से ही अराजकता है, आज से नहीं, बहुत पहले की बात है। इसीलिए हमारे समाज को अराजक स्थिति से निकलने के लिए समाज में क्रांति की आवश्यकता है और तभी हम सुव्यवस्थित समाज का निर्माण कर सकेंगे। संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? यह भी प्रश्न पीछे बार बार आ रहा है, दोहराया जा रहा है। तो आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं, मैं सबकी सलाह लूंगा और सबकी बात सुनूंगा। छात्रा की बात जितनी भी ज्यादा होगी, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूंगा। और वे कहते हैं कि तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है। जब मैं सबकी बात सुनूंगा तब इस नेतृत्व का मतलब होगा, तब यह क्रांति सफल हो सकती है। और नहीं तो आपस की बातों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? यह भी प्रश्न बार बार आ रहे हैं। तो चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए। उनका विचार था कि ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था किए बिना केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। जब तक गांव की समस्या को नहीं सुलझाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। और इसके लिए उन्होंने 3 गांव में आश्रम विद्यालय स्थापित किया, बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा। और कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को 3 गांव में तैनात कर दिए। पहले वहां निष्ठावान जो था कार्यकर्ता, उसी को तैनात किया गया था और स्वयं कस्तूरबा भितिहरवा आश्रम में रही और इन कर्मठ और विद्वान स्वयं सेवकों की देखभाल की। कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी थी, वो कहाँ रही? भितिहरवा आश्रम में रही और जो वहां पर स्वयं सेवक थे ना, उसकी देखभाल वही करती थी, महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके कार्य एवं उपयोगिता का स्पष्ट करें। तो शिक्षा का अर्थ जो होता है ना, जीवन के सत्य से परिचित होना होता है और संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझाने में हमारी मदद करना होता है। ये नहीं कि हम शिक्षित हैं तो अगर किसी के जीवन की प्रक्रिया में किसी तरह की उलझन है तो उसको हम ना समझाएं। अगर नहीं समझा रहे हैं तो हम सही मायने में शिक्षित नहीं है। मदद करना भी शिक्षा है, क्योंकि जीवन विलक्षण है। ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, ये मत्स्य, सब हमारा जीवन है। टोटल के बारे में कह रहे हैं कि सब हमारा जीवन है। और शिक्षा जो होता है ना, वह समाज के ढांचे के अनुकूल बनने में आपकी सहायता करती है या आपको पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वह सामाजिक समस्याओं का निराकरण करे और शिक्षा का ही यह कार्य है। सामाजिक समस्याओं का निराकरण करना शिक्षा का ही कार्य होता है। निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण करने के लिए कहा जा रहा है। आपको जिसका करना चाहते हैं कर लीजिए। तो अनुशासन की आवश्यकता छात्र जीवन के लिए सबसे अधिक है और छात्र विवेक संगत श्रृंखला में रहने की आदत डालें और विवेकशील श्रृंखला में नहीं। उनकी क्षमता बिखर कर नष्ट ना होने पाए, ऐसा वो समझदारी से काम ले। और इसके लिए छात्र को व्यवहारिक जीवन में अनुशासन के नियमों का पालन करना परमावश्यक है। जीवन के हर क्षेत्र में क्या करेंगे? अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है और केवल विद्यालय में ही नहीं, वरन परिवार एवं समाज में भी अनुशासन के नियमों का पालन करना परमावश्यक है। और जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। पूरी सृष्टि और पूरा ब्रह्मांड भी अनुशासन में बंधा हुआ है। बिना अनुशासन का काम नहीं चलता है। पूरी सृष्टि ही बंधा हुआ है एक दूसरे के नियमों से। और जीवन में अनुशासन न हो तो हम आसानी से अराजकता के शिकार हो जाएंगे। कोई भी हो सकता है जिसके पास अनुशासन नहीं होता है। तो इसका संक्षेपण करने के लिए कहा जा रहा है। दिए गए संक्षेपण में अनुशासन का महत्व बताया गया, ऊपर जो है ना उसमें अनुशासन का महत्व बताया गया है। और सफल होने के लिए अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन में न रहने पर व्यक्ति अराजकता के शिकार हो जाते हैं और हमें हर कार्य में सफल होने के लिए अनुशासन अपनाना ही होगा, चाहे कार्य कोई भी हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, किसी तरह का कार्य हो, अनुशासन जरूरी है। क्योंकि पूरी सृष्टि जो और पूरा ब्रह्मांड जो है ना, वह अनुशासन में ही बंधा हुआ है। हमारा देश जो अभी तक गुलाम बना रहा, नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य समझना जरा कठिन है।
कि प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता क्या होती है। अभी हमारे देश की जनता का ध्यान रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार की ओर गया हुआ है। प्रायः लोग यह कहते सुनाई देते हैं कि हमें इससे मतलब नहीं कि इस देश में किसका शासन है, जनतंत्र है या तानाशाही है। हमें तो रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, दवा चाहिए। लेकिन इन आवश्यकताओं को कोई भी पूरा कर दे, चाहे वह कोई भी हो, जनतंत्र हो, तानाशाही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जनता की यह मानसिक स्थिति ठीक नहीं। प्रत्येक जनता के मन में जो उपज है ना, यह ठीक नहीं होता। यदि जनता की सूझबूझ ऐसी ही रही तो क्या होगा? असीम बलिदान देकर जो हमारा स्वतंत्रता प्राप्त किया गया है ना, वह मिट जाएगा। अब फिर इसका संक्षेपण करने के लिए कहा जा रहा है कि तो दिए गए संक्षेपण में हमारे आजादी का मतलब की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है कि हमारा जो बलिदान देकर के आजाद हम हुए, इसका क्या मतलब था। हम आजाद तो हो गए, लेकिन हम शासन जनतंत्र का ध्यान नहीं रखते थे। हमारी ध्यान सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक टिका हुआ है। और इन आवश्यकताओं की कोई भी पूरा कर दे, चाहे लोकतंत्र हो, तानाशाह हो, कोई भी पूरा कर दे, ये मानसिकता ठीक नहीं। यदि यही हाल रहेगा तो एक दिन जो बलिदान देकर के स्वतंत्रता प्राप्त हुआ है ना, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। अब सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने बता दिया, और मेरे प्रैक्टिस सेट लगवाने से आप लोगों को जरा भी हेल्प मिलता हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, और एग्जाम टाइम में कम से कम एक बार सारे प्रश्नों का रिवीजन कर लें ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।